हेलो दोस्तों, क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है, ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। दिवाली की रात पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर द्वार सभी दूर दिए जल रहे थे। गांव की मान्यता के अनुसार लोग मंदिरों की देहरी पर और कुएं पर लगाने के लिए दिए लेकर जा रहे थे। लतिका जो शहर से अपनी दादी के यहाँ आई थी, आसपास की लड़कियों के साथ वो भी दिया लगाने मंदिर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सूनी झोपड़ी पर पड़ी, जहाँ दिवाली के दिन भी अंधेरा था। अपने साथ की सहेलियों को बिना बताए लतिका एक दिया उस झोपड़ी पर भी रखाई। लतिका ने जैसे ही दिया रखा, तेज हवा के झोंके से बुझ गया। लतिका की सहेली की निगाह जैसे ही उस पर गई, वह तुरंत लतिका का हाथ पकड़कर उसे उस झोपड़ी से दूर ले आई। अपनी सहेली का इस तरह बर्ताव लतिका को अजीब लग रहा था। क्या हुआ? इस तरह जोर से क्यों पकड़कर मुझे वहाँ से दूर लेकर आई है? दिया बुझ गया है, उसे लगा देने दे। जिंदा रहेगी तो और दिए लगा लेना। फिलहाल यहाँ से जल्दी चल। अपनी सहेली की बात लतिका को कुछ समझ नहीं आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गर्भवती है। अचानक तेज हवा आई और उस महिला के चेहरे से घूंघट हट गया। लतिका के देखते ही देखते वो महिला एक कंकाल में बदल गई। ये सब देख लतिका जोर से चीखते हुए बेहोश हो गई। लतिका की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतिका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थी। बेटा, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया था तुझे? दादी, वो झोपड़ी। लतिका कुछ और कह पाती, उसके पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबा लिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है, उसी कारण कमजोरी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ दिन गांव में रहेगी तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। लतिका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी को सच बताने से क्यों रोक दिया। सही कह रही है बेटा तू। मैं आज से ही इसका दुगना ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कहकर दादी वहां से चली गई। दादी के जाते ही लतिका हैरानी से अपनी सहेली की ओर देख रही थी। मुझे पता है तेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस इतना पता है, कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है? मगर क्यों? कोई तो कारण होगा। गांव के लोग एक कहानी सुनाते हैं, वही मुझे पता है। कहानी? कैसी कहानी? हाँ, आजादी के पहले का गांव। बहुत साल पुरानी बात है। तब शायद देश भी आजाद नहीं हुआ था। गांव में जमींदारों का शासन हुआ करता था। गांव के किसान की बेटी फूलमती बिल्कुल फूलों की तरह खूबसूरत थी। गांव के जमींदार के बेटे की निगाह उस पर पड़ी तो वो अपना दिल हार बैठा। मगर कहाँ एक किसान की बेटी और कहाँ जमींदार। पुराने जमाने में तो जाति प्रथा और भी ज्यादा थी। ठाकुर साहब, आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे फूलमती? हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जमींदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फूलमती उन पर भरोसा करने लगी। दोनों अपनी हद से आगे बढ़ गए। नतीजा फूलमती की गर्भावस्था। फूलमती,
तुम ये किसी और का पाप हम पर नहीं डाल सकती हो। हम सच कह रहे हैं जमींदार साहब, ये आपका ही खून है। जमींदार उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए पंचायत में ले गया। सरपंच जी, देखो क्या जमाना आ गया है। लड़कियां बिन ब्याही माँ बनने वाली है और अपनी नाजायज औलाद को मेरे मत्थे मर रही है। झूठ बोलने के पहले भगवान से डरो जमींदार, ये तुम्हारी ही औलाद है। फूलमती की बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जमींदार के कहने पर फूलमती को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। फूलमती रोते हुए उस झोपड़ी में रहने लगी। कई बार उसने सोचा कि मर जाऊं, मगर अपनी होने वाली संतान का ख्याल कर उसने मरने का इरादा छोड़ दिया। फूलमती को अकेला पाकर कई लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते, मगर फूलमती सबको मुंह तोड़ जवाब दे देती। समय बीत रहा था। अकेले अकेले रहकर फूलमती ने धीरे धीरे खुद से ही बातें करना शुरू कर दिया। कभी खूब सजती सवरती खुश होती, तो कभी एक विधवा की तरह पूरे साज श्रृंगार उतार कर मातम मनाती। उसकी हरकत से गांव वाले डरने लगे थे। उन लोगों के लिए वो जिंदा भूत बन गई थी। कोई भी उसके आसपास नहीं आता था। लोग उसका नाम तक भूल गए थे। सब उसे कुलक्षणी कुलटा के नाम से ही बुलाते थे, मगर सिर्फ वो जानती थी उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे प्यार में धोखा मिला है। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई, बिजली कड़क रही थी। गांव में पूरा अंधेरा हो गया। सभी लोग घरों में दिए की रोशनी में बैठे थे। फूलमती प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। पूरे घर में अंधेरा था। उसकी चीख सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी। बिना किसी की सहायता के फूलमती ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे के खातिर फूलमती सारी तकलीफ सहन कर रही थी। जब वही नहीं रहा तो उसी रात फूलमती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने फूलमती और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहा, मगर जैसे ही वो झोपड़ी में दाखिल होने लगे, दरवाजे पर ही बड़ा सांप पहरा दे रहा था। लोगों की कोशिश के बावजूद भी सांप ने किसी को भी झोपड़ी में दाखिल नहीं होने दिया। लोगों ने कुछ समय तक कोशिश करी, मगर जब सांप ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया तो लोगों ने उस झोपड़ी की ओर झांकना छोड़ दिया। धीरे धीरे फूलमती और उसके बच्चे की लाश सड़कर कंकाल बन गई। बहुत दिनों तक एक सफेद साड़ी जिससे फूलमती ने आत्महत्या की थी उस झोपड़ी में लटकती रही। पहले वो सफेद साड़ी लोगों को फूलमती के होने का एहसास कराती थी, मगर कुछ दिनों के बाद सच में लोगों को फूलमती की आत्मा नजर आने लगी। वो कभी छोटे बच्चे को गोद में लिए होती तो कभी गर्भवती के रूप में। फूलमती को मरे हुए कुछ ही समय हुआ था कि जमींदार की हवेली में एक रात जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। गांव के कुछ लोग तुरंत हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक तरफ जमींदार और उसका परिवार एक कोने में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर हवा में उड़ती हुई फूलमती की आत्मा। छोड़ दो मुझे और मेरे परिवार को, चली जाओ यहाँ से। छोड़ दूं तुझे, तेरे परिवार को? तूने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। हाँ। फूलमती, उससे गलती हो गई, भूल जाओ, उसे माफ कर दो बेटा। जमींदार की माँ के कहने पर फूलमती को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ घुमाया। जमींदार की माँ हवा में उड़ने लगी। तुम्हारे बेटे ने जो मेरे साथ किया वो तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अपने बच्चे को नहीं अपनाना था तो ना अपनाता, मगर इस तरह मुझे सरेआम बेइज्जत क्यों किया? उसके कारण मैं अपने घर परिवार से दूर हो गई। मैं सबके सामने कबूल करता हूँ कि तुम्हारी कोख में मेरा ही बच्चा था। मैंने प्यार और शादी का ढोंग किया था। अब मेरी माँ को छोड़ दो। गांव के लोग जमींदार की बातें सुन रहे थे। जमींदार साहब, गांव में आपकी कितनी इज्जत है। आपके एक बार के कहने पर बेचारी फूलमती की बात की सुनवाई नहीं हुई और पंचायत ने फूलमती को सजा सुना दी। फूलमती बेटा, मैं भी तेरा गुनहगार हूँ, मुझे भी सजा दे। आप लोगों की गलती की सजा मेरी होने वाली संतान और मुझे मिली है। हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। फूलमती और सरपंच को बात करते देख जमींदार अपने परिवार को लेकर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश के कारण अचानक फूलमती गुस्से में लाल हो गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। जमींदार, धोखा देना तेरी फितरत है। आज भी धोखा देकर जा रहा है। अब किसी को धोखा देने के काबिल नहीं बचेगा तू।
कहते हुए फूलमती ने अपना हाथ घुमाया। जमींदार उसके हाथ की तरह गोल गोल घूमने लगा। खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर फूलमती ने उसे तेजी से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही उसके सर के टुकड़े हो गए। पूरे जमीन पर खून फैला हुआ था और जमींदार के परिवार के लोग भी एक एक करके फूलमती के गुस्से का शिकार होकर मारे गए। उस दिन के बाद अक्सर फूलमती लोगों को नजर आती, मगर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ जो लोग किसी को धोखा देते हैं, फूलमती की आत्मा उन्हें ही सजा देती है। लोग उसे कलंकनी बुलाते थे, इसीलिए उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली। लोगों की कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी झोपड़ी के आसपास रोशनी का इंतजाम नहीं हो पाया। आज भी तुम उसकी झोपड़ी को रोशन करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शायद वो तुम्हें नजर आई। कौन कौन नजर आया? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं दादी, ये तो बस ऐसे ही। मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। आप लतिका का ख्याल रखना। दादी ने जाती हुई सहेली का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। कहीं तुम दोनों भी उस फूलमती की झोपड़ी के पास तो नहीं गई थी, वहां पर रोशनी करने? कहती हुई दादी के अंदर फूलमती का अक्स नजर आ रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। डर सबको लगता है। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वही एक लड़की थी मीनल, जो उसकी पिछले 2 साल से गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो लोग आज बिजनेस मीटिंग के लिए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जा रहे थे। उन दोनों के साथ उनके 4 और कलीग थे, संजय, रागिनी, उत्कर्ष और चंदन। अरे ओ रोहन, मीनल से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हनीमून नहीं है। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तू कुछ कर भी नहीं सकता। सभी लोग रोहन पर हंसने लगे और मीनल भी मुस्कुरा रही थी। रोहन को ये देखकर बुरा लगा। वो लोग तो उसे हमेशा ही बुली करते थे, लेकिन मीनल के मुस्कुराहट ने उसका दिल तोड़ दिया। तभी रोहन के कान में कुछ आकर लगा और वो झिझक गया। रागिनी ने उसके कान में अपने दुपट्टे का कोना लगाया था। मत करो यार। यार मीनल, तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा बोरिंग है। रास्ते में सब मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक टूटा हुआ पुल नजर आया। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अब आगे कैसे जाएंगे? अब क्या करें? हमें तो श्रीनगर पहुंचना है, उसका यही एक रास्ता है। नहीं, दूसरा रास्ता जरूर होगा। वो लोग उतरकर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है श्रीनगर का रास्ता। ये पढ़कर वो लोग उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रोहन उस तरफ देखता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई ऐसा जिसे वो खुद तो नहीं देख सकता, लेकिन वो जो भी है उसे घूर रहा था। नहीं, इस रास्ते पर जाना सही नहीं है। चलो वापस चलो। तुझे अपनी जॉब प्यारी नहीं है तो यही रुका रहे। हम लोग तो जा रहे हैं। वो सब लोग कार में बैठते हैं और संजय कार स्टार्ट करता है। हार मानकर रोहन भी उसमें बैठ ही जाता है। अरे रोहन भाई, एंजॉय कर ले, क्यों मुंह लटकाए बैठा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ दूर बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आई तो वो लोग वहाँ चाय पीने लगे। चारों ओर सन्नाटा था और आसपास घना जंगल। माहौल बहुत डरावना लग रहा था। भाई, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है, यहाँ कोई खास बात है क्या? साहब, इस रास्ते पर ध्यान से जाना। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर एक भटकती आत्मा है। भटकती आत्मा? मतलब? कहते हैं कि एक औरत थी जिसे उसके पति ने धोखा दिया। उसका चक्कर किसी और औरत से चलने लगा। जब इस औरत को ये पता चला तो उसने पेड़ में फंदा डालकर फांसी लगा ली। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा यही भटक रही है। लोग कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। अरे भाई, इतनी ही परेशानी थी तो हमारे पास आ जाती, हम अच्छे से संभाल लेते। हाँ, सही कहा। उसके पति ने धोखा दिया तो क्या हुआ, हम तो है ना। बाकी लोग भी हंसने लगे।
लेकिन रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे उसका दर्द समझ आता है। कोई धोखा दे तो कैसे लगता है ये मुझे अच्छे से पता है। रोहन की ऐसी बात सुनकर सब हंसने लगे। चाय की टपरी पर कुछ देर रुकने के बाद वो लोग फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। रास्ता अब और भी ज्यादा डरावना और पतला हो गया था। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद हो गई। संजय ने गाड़ी से उतर कर देखा और कहा, अरे यार, गाड़ी तो गर्म हो गई है। इसे ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। चंदन, जा जरा पानी लेकर आ। भाई, जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? कहीं तो ढूंढ, अकेले मत जाना। रोहन को साथ ले जा। चल रोहन, पानी ढूंढते हैं। दोनों जंगल की ओर चलती है, लेकिन उन्हें पता था कि इस घने और डरावने जंगल में पानी मिलना मुश्किल है। वो जैसे जैसे आगे बढ़े, चारों तरफ का माहौल और अजीब होता गया। हवा में एक ठंडक और अजीब सी गंध फैल गई थी। तभी अचानक उनके सामने वही चुड़ैल आ गई जिसके बारे में चाय वाला बता रहा था। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा बेहद डरावना था। उसे देखते ही चंदन के होश उड़ गए और वो बिना एक पल गंवाए पीछे की ओर भाग निकला। पर रोहन इतनी जल्दी संभल नहीं पाया। डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल की डरावनी छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। उधर चंदन भागता हुआ वापस गाड़ी के पास पहुंचा। रोहन को चुड़ैल ने मार दिया। रोहन को चुड़ैल ने मार दिया। सभी लोग चंदन की हालत देखकर डर गए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही रोहन सही सलामत चलता हुआ उनके पास वापस आ गया। तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगा वो चुड़ैल सिर्फ मुझे डराने आई थी। मीनल दौड़कर रोहन के पास आई और उसे गले लगा लिया। मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद हो जाए। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। घना जंगल चारों ओर पसरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट केवल कुछ फीट तक ही रोशनी कर पा रही थी और बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के चारों तरफ धुंध छा गई। ये धुंध इतनी घनी थी कि वो लोग अपने हाथों तक को नहीं देख पा रहे थे। तभी मीनल ने अचानक कार की खिड़की के बाहर कुछ देखा। वो देखो, कोई औरत पेड़ पर लटकी हुई है। सभी ने खिड़की के बाहर देखा और सच में एक औरत का साया पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हवा में झूल रही थी। अरे ये तो वही चुड़ैल लग रही है। जल्दी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाओ। अरे आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ाऊं? तभी गाड़ी के अंदर अचानक ठंडक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने वहाँ बर्फ डाल दी हो। गाड़ी के शीशों पर धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगी। रोहन ने हीटर चालू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। गाड़ी के चारों ओर घिरी धुंध अचानक से हटने लगी और बर्फ भी पिघल गई। सबने राहत की सांस ली और संजय ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत घर दिखाई दिया। लगता है हमें यहाँ रात बितानी चाहिए। बहुत हो गया, अब और आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले सकते। हाँ ठीक है। वो लोग गाड़ी से उतरकर उस घर के अंदर चले गए। घर अंदर से भी बेहद खूबसूरत और आलीशान था। सभी ने अपने अपने कमरे चुने और आराम करने चले गए। रोहन ने मीनल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मीनल संजय के साथ एक सुंदर से कमरे में थी। दरअसल मीनल रोहन को चीट कर रही थी। उसका संजय के साथ अफेयर चल रहा था। चलो, हमें थोड़ा समय अकेले के लिए तो मिला। हाँ सही बात। बस 1 मिनट रुको, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जैसे ही संजय बाथरूम में गया तो इधर ये कमरा अचानक बदलने लगा। खूबसूरत कमरा अब एक भयानक खंडर में बदल चुका था। दीवार पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। जमीन पर चूहे दौड़ रहे थे और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई थी। बचाओ! बचाओ! वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तभी संजय भी बाथरूम से बाहर आया और इस हालत को देखकर घबरा गया। वो भी मीनल के पीछे भागते हुए बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर अब उसी खौफनाक स्थिति में बदल चुका था। हर तरफ मकड़ियों के जाले, दीवारों से गिरती हुई ईंटें और डरावना माहौल। तुम कहाँ थे मीनल? लेकिन तभी अचानक रागिनी, उत्कर्ष और चंदन भागते हुए हॉल में आए। उनके पीछे वही चुड़ैल थी। उसने एक भयानक चीख मारी और तीनों को हवा में उठा लिया। सबकी आंखों के सामने उसने एक एक करके तीनों को बेरहमी से मार डाला।
खून से लथपथ उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। रोहन, मीनल और संजय ने बिना कोई समय गवाए बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। उनकी सांसें तेज चल रही थी और दिलों की धड़कनें जैसे रुकने को थी। रोहन, मीनल और संजय जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन चुड़ैल भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ गई। भागते भागते रोहन अचानक गिर पड़ा, पर पिछली बार की तरह उसने रोहन को छोड़ दिया और मीनल का गला पकड़ लिया। चाहो तो मुझे मार दो, पर उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, फिर भी तुम इसकी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। हाँ, मुझे ये बात पहले से पता थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो और संजय को भी छोड़ दो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। ये सुनकर संजय और मीनल ने डर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, इसे मार डालो। हाँ हाँ, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तुम इन्हें भले माफ कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती। मैं धोखेबाजी कभी माफ नहीं करती। मैंने तुम्हारे बाकी साथियों को भी इसलिए मारा क्योंकि उन्हें इस धोखे के बारे में पता था, और फिर भी उन्होंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अब ये दोनों मरेंगे। चुड़ैल ने मीनल और संजय को हवा में उठा लिया और कुछ ही पलों में दोनों को बेरहमी से मार डाला। उनके शरीर बेहोशी की स्थिति में जमीन पर गिर गए। रोहन सदमे में था, पर तभी उसे चाय वाले की बात याद आई कि चुड़ैल के गले में एक मंगलसूत्र है, जिसे अगर कोई निकाल दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल के पास धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी दर्द भरी कहानी ने मेरा दिल छू लिया है। अगर तुम्हें धोखा दिया गया था तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। चुड़ैल रोहन की तरफ घूरती रही। इसी बीच रोहन ने उसके गले में लटकते मंगलसूत्र को देखा और एक झटके से उसे खींचकर निकाल लिया। जैसे ही मंगलसूत्र निकला, चुड़ैल चीखते हुए हवा में गायब होने लगी। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन बदले का रास्ता सही नहीं है। अब तुम मुक्त हो जाओ। चुड़ैल ने एक अंतिम नजर रोहन पर डाली और फिर हवा में खुलकर गायब हो गई। उस पल में रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे,